जीव विज्ञान से संबंधित कोई भी परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो सारे बच्चे, सभी लोग ये 20 क्वेश्चंस जो मैं आज कराऊंगा इनको आप बहुत मन से पढ़िएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। देखिए बच्चों, बात करते हैं, हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्न में से किसका यूज किया जाता है। पहली बात समझिए कि सर बीटी फसलें क्या होती हैं। पहली बात हमको समझनी है सर, ये बीटी फसलें क्या होती हैं। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, बात करते हैं बीटी फसलें क्या होती हैं। तो बीटी क्रॉप्स क्या हैं? एक प्रकार की ऐसी फसलें जो कीट प्रतिरोधी पौधों को तैयार किया जाता है। इनके माध्यम से कीट प्रतिरोधी पादप प्रजातियों को तैयार किया जाता है। तो ऐसी फसलें जिनमें कीट नहीं लगते हैं उनको हम बीटी फसल कहते हैं। और बीटी फसल को कैसे बनाते हैं? तो आपने सुना होगा, एक जीवाणु होता है, उसका नाम होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। उस जीवाणु का नाम होता है बैसिलस, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रतिविष बनते हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रतिविष बनते हैं और उस बैक्टीरिया में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है क्राइजीन। बैक्टीरिया में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है क्राइजीन। अब सुनिएगा, ये क्राइजीन क्या करता है। तो पहली बात तो बीटी फसलों को बनाने में जीवाणु उपयोग में लाया जाता है और जीवाणु का नाम क्या होता है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। और इस जीवाणु में क्या पाया जाता है? क्राइजीन। क्या पाया जाता है? क्राइजीन पाया जाता है। और इस क्राइजीन के प्रभाव से क्या बनती हैं? इससे बनती है क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन कीटों के लिए क्या होती है? विषैली होती है। ये जो क्राई प्रोटीन है ये कीटों के लिए क्या होती है? विषैली होती है। तो उस जीवाणु के अंदर से हम इस क्राइजीन को निकाल करके हम किसी पौधे में ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स मैंने क्या बताया कि जीवाणु के अंदर से इस क्राइजीन को निकाल लेते हैं, इस क्राइजीन को निकाल लेते हैं और किसी पौधे में ट्रांसफर कर देते हैं। किसी पौधे में हम इस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रकार जो पौधे बनेंगे वो पौधे हमारे पहले से क्या होंगे? वो पौधे हमारे कीटों से बचे रहेंगे, उनको कीटों से हानि नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीटी फसलों के निर्माण में जो बैक्टीरिया है और उसका नाम क्या होता है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। और इस बैक्टीरिया में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है क्राइजीन। और क्राइजीन से क्या बनती है? क्राइजीन से बनती है क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन को हम बनाने वाली जीन को उससे बाहर निकालकर किसी भी पौधे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रकार से बनी फसलें बीटी फसलें कहलाती हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, देखिए स्क्रीन पर। चलिए बेटा, कमेंट कीजिए दूसरा प्रश्न क्या है, इसको पढ़िए। चलिए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है? डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है? एमाइलेज, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज या ये सभी? तो मेरी बात समझिएगा कि जो डीएनए खंड होते हैं, तो जब भी हम कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जब भी कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते समय हमको डिफरेंट टाइप के डीएनए को आपस में, हमको इसमें डिफरेंट टाइप के डीएनए को आपस में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है।
इसमें हमको अलग अलग तरीके के डीएनए को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो उसको जोड़ने के लिए हम एक एंजाइम का उपयोग करते हैं और वो एंजाइम हमारा होता है डीएनए लाइगेज। उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। बात समझ में आई? इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? इसको बेटा मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। बात समझ में आई? तो कभी भी हमें दो डीएनए खंडों को अगर जोड़ना होगा तो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग करेंगे और जो डीएनए लाइगेज है इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है डीएनए को ब्रेक करने का और एमाइलेज का काम क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पर सर ये एमाइलेज क्या है? तो एमाइलेज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है। एमाइलेज का काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट पाचक क्या है? एक एंजाइम है। ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है? वो एमाइलेज करता है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को तोड़ने का काम करता है, लाइगेज डीएनए को जोड़ने का काम करता है, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। ये दूसरा यहाँ गलत छपा हुआ है, तीसरा हो जाएगा लाइगेज। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो लाइगेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को खराब ना करते हुए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया करिए। सभी लोग जो भी किसी भी तरीके से जीव विज्ञान से संबंधित विषय से तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर इन क्वेश्चंस को एक कॉपी बनाकर लिख लिया करें, क्योंकि संभवतः इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमको मिलने वाले होते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चंस आपका जेनेटिक्स से आ गया है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। सर पहली बात तो ये बताइए सर सिंड्रोम क्या होता है? बहुत से बच्चों को यहाँ पर ये नहीं पता है सर सिंड्रोम क्या होता है। भैया बात समझना, सिंड्रोम क्या होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, गुणसूत्र का मीन्स क्या हो गया? क्रोमोसोम। भैया सभी जीवों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सभी जीवों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो सभी जीवों में समान होती है, मतलब सभी जीव जातियों में एक जैसी होती है। जैसे इंसान की बात करें तो मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर मधुमक्खी की बात करते हैं तो 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। मेरी बात समझिएगा, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए या गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा? तो जो आनुवांशिक विकार उत्पन्न होगा उससे क्या उत्पन्न होगा? उससे अनुवांशिक विकार उत्पन्न होगा और उस अनुवांशिक विकार को हम क्या कहेंगे? उस अनुवांशिक विकार को बेटा हम सिंड्रोम कहेंगे। मेरी बात समझ में आई? हम क्या बताना चाहते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है, अभी इसका आंसर लेंगे। पहले हमको ये समझना है सर सिंड्रोम क्या होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाने से या गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो या तो जैसे हमने ह्यूमन की बात की, तो ह्यूमंस में क्या है? ह्यूमंस में 2n नंबर क्रोमोसोम कितना है? 2n = 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम में या तो क्रोमोसोम 47 हो जाए या 45 हो जाए। अभी आपको आगे जब कभी लेक्चर लोगे आप तो एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी ये सब आगे बढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया या एक क्रोमोसोम कम हो गया, मतलब या तो +1 हो जाए या तो -1 हो जाए। 46 में +1 कर दो या -1 कर दो, तो उससे क्रोमोसोम नंबर जब कम होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? उसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ेगा और अलग अलग टाइप के क्या होंगे? कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर। तो उससे जो बीमारियां बनेंगी, उससे जो जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिएट होंगे, उनको सिंड्रोम बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बताइए? इतना कहीं पर लिख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा आपके। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सिंड्रोम कैसे कैसे होते हैं। देखिए जरा सिंड्रोम कैसे कैसे होते हैं। देखिए मैं सारे सिंड्रोम के आपको नाम बता दूंगा अभी यहाँ पर और सभी के बारे में बता दूंगा। देखिए जरा, एक तो आपका होता है
देखिए एक सिंड्रोम आपका कैसा होता है, देखिए एक सिंड्रोम आपका होता है, जैसे आपका सिंड्रोम होता है कायिक गुणसूत्रों में गड़बड़ी से। कायिक गुणसूत्र, कायिक मतलब होता है वेजिटेटिव क्रोमोसोम। तो वेजिटेटिव क्रोमोसोम में होने वाली गड़बड़ी से कौन कौन से सिंड्रोम है, वेजिटेटिव क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है। तो वेजिटेटिव क्रोमोसोम समझते हो, जो 44 होते हैं, 2 हटा दो। तो कायिक गुणसूत्र में जो गड़बड़ी से होते हैं, जैसे हमारा एक होता है क्राइटोकैट सिंड्रोम, क्राइटोकैट एक हमारा होता है सिंड्रोम, उसका नाम होता है क्राइटोकैट सिंड्रोम, ठीक है, क्राइटोकैट सिंड्रोम। एक हमारा होता है पटाऊ सिंड्रोम, एक हमारा होता है बच्चे पटाऊ सिंड्रोम। एक हमारा होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एक हमारा होता है एडवर्ड सिंड्रोम। सब लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीजें हैं आपके। क्राइटोकैट सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और एक हमारा होता है डाउन सिंड्रोम। तो ये सभी आपके कायिक गुणसूत्रों में गड़बड़ी से होते हैं। मतलब जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो, और 2 बचे, जो 2 बचते हैं वो कौन से होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और वो ह्यूमन में मेल में अलग होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। उसकी भी बाद में बात करेंगे। तो ये जो 44 क्रोमोसोम हैं उसमें ये हो रहे हैं क्राइटोकैट सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। अब कैसे क्या होता है, तो 5वें नंबर के गुणसूत्र में, ये 5वें गुणसूत्र में गड़बड़ी से होते हैं। हाँ, तो क्राइटोकैट सिंड्रोम किसमें होता है, 5वें नंबर के गुणसूत्र में गड़बड़ी से होता है। पटाऊ सिंड्रोम किसमें होता है, तो आप बताओगे सर 13, 14 या 15 नंबर के गुणसूत्रों में गड़बड़ी से कौन सा सिंड्रोम होने वाला है, वो आपका होने वाला है, वो बेटा आपका होने वाला है पटाऊ सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम किसमें होता है, तो ये बताओगे 18वें नंबर गुणसूत्र में, जो 18वें नंबर जोड़ी का हमारा जो गुणसूत्र जोड़ा है उसमें गड़बड़ी से कौन सा होता है, उसमें गड़बड़ी से होता है एडवर्ड सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम किसमें होता है, तो ये 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में गड़बड़ी से होता है। मानव में जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, उसमें ये गड़बड़ी से होता है। तो इतना क्लियर हुआ, क्राइटोकैट सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी से कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। देखिए भैया, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी से कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बताइए। तो देखिए बेटा, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी से कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं वो समझ लीजिए आप ध्यान से। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो बेटा लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, हाँ, उसमें गड़बड़ी से 2 होते हैं। एक तो आपका होता है टर्नर सिंड्रोम, एक आपका होता है टर्नर सिंड्रोम और एक आपका होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। एक आपका होता है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये पहली बात तो महिलाओं में होता है। ये किस में होता है, ये महिलाओं में होता है, ये महिलाओं में होता है। किस में होता है बच्चे, ये महिलाओं में होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टोटल गुणसूत्रों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें एक की कमी हो जाती है। तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र, इसमें जो एक आपका इसमें आपका एक एक्स लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, ठीक है। इस वाले में टर्नर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को बेटा बोलते हैं मोनोसोमी, इसे बोलते हैं मोनोसोमी। एक गुणसूत्र बचता है तो मोनोसोमी, अगर 2 से ज्यादा 3 हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी हो जाता है और ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो बांझ होती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम से जो महिलाएं ग्रसित होती हैं वो बांझ महिलाएं होती हैं और उनमें नारित्व नहीं पाया जाता। नारित्व का मतलब जो एक
एक महिला में जो चीज़ें होनी चाहिए, महिला पूरी कंप्लीट वुमेन नहीं बन पाती है वो, तो वो होता है टर्नर सिंड्रोम, और वो महिलाओं में एक एक्स लिंक गुणसूत्र की गड़बड़ी से वो हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने कहा 44 प्लस XX और Y हो जाता है, इसमें इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें XX मतलब महिलाओं के गुणसूत्र भी होते हैं और XY मतलब पुरुषों की भी होते हैं। तो नीचे देखिए आप, तो यहाँ पर पुरुषों के गुणसूत्र भी मौजूद हैं और यहाँ पर महिला के गुणसूत्र भी मौजूद हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि महिला और पुरुष, इसमें महिला व पुरुष दोनों के लक्षण क्या होते हैं, इसमें दोनों के लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ में आ गया होगा कि महिला प्लस पुरुष दोनों के लक्षण सब प्रकट हो जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम मैंने बताया था कि महिलाओं में होता है और एक एक्स लिंक गुणसूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को मोनोसोमी कहते हैं। और ऐसी महिलाएं बांझ होती हैं और ऐसी महिलाओं में नारित्व तो नहीं होता, कंप्लीट वुमेन नहीं होती हैं वो। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर देखिए बेटा, इसका आंसर देखिए क्या सही होगा। देखिए बेटा इसका आंसर क्या सही होगा, समझिए। देखिए यहाँ पर ए मतलब ऑटोसोम, तो कह रहा है 44 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने हो गए यहाँ 47 हो गए, ये तो होगा नहीं। यहाँ कह रहा है 44 प्लस 1 2 3, यहाँ भी 47 गुणसूत्र हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। सर ए यहाँ पर भी देखिए 44 प्लस 1 2 3, यहाँ पर भी 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए आप 44 प्लस 1 1 और यहाँ 0 है, कुछ है ही नहीं, तो ये तो मान लो कैंसिल हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 45 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ देखो 0 की जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पर x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर x गुणसूत्र की क्या है, कमी है। कमी है कि नहीं कमी है। और मैंने क्या बताया था कि टर्नर सिंड्रोम में एक x गुणसूत्र की क्या हो जाती है, इसमें एक x गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा, पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि दोबारा से कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आप हर प्रकार से क्वेश्चंस कर लोगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए अब ये आ गया है एसटीडी डिजीज जो होती है उससे ये आ गया है। देखिए बेटा बात करते हैं, यहां से आ गया है एसटीडी से आ गया है। देखिए उपदंश करने वाला जीवाणु है। उपदंश क्या होता है भैया, तो इसको सिफिलिस भी कहते हैं। सिफिलिस, उपदंश को बेटा क्या मानते हैं, इसको सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस, ध्यान दीजिएगा, सिफिलिस कहते हैं इसको। और सिफिलिस किससे होता है, तो ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। देखिए जो क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले नहीं हैं उसमें हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, उसको हम डायरेक्ट बता देंगे। और जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि नहीं इसमें आपको डीपली नॉलेज की जरूरत पड़ेगी उसको मैं थोड़ा लेंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, उपदंश। पहली बात तो कैसा डिजीज है ये, सिफिलिस। तो भैया ये एसटीडी डिजीज है, जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसा है, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, यौन संचरित रोग है जिसकी बात कर रहे हैं। तो सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम से होता है। किससे होता है सर, सिफिलिस बीमारी किससे होती है सर, ये ट्रिपोनीमा पैलिडम से होती है। दूसरी बात, इसका आंसर ये ठीक हो गया, लेकिन जो नीचे एक बैक्टीरिया लिखा हुआ है इसके बारे में भी जान लेते हैं, नाइसीरिया गोनोराई। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे गोनोरिया नामक रोग हो जाता है। इससे गोनोरिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है इससे गोनोरिया नामक रोग हो जाता है। तो गोनोरिया कौन उत्पन्न कर रहा है, नर्सीरिया गोनोराई। ठीक है, नर्सीरिया गोनोरियाई एक बैक्टीरिया होता है, उससे गोनोरिया हो जाता है। जबकि ट्रिपोनीमा पैलिडम से क्या हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है। तो आशा करता हूं कि कंप्लीट हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं,
समय ना खराब करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या बात कर रहा है वो। देखिए कह रहा है निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। पहली बात तो समझिए रोग कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है जन्मजात रोग कॉन्जेनिटल डिजीज, और एक होता है उपार्जित रोग जो जन्म के बाद होते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ बाई बर्थ, ये बाई बर्थ, ये आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड डिजीज और ये कॉन्जेनिटल डिजीज। जन्मजात रोग की बात ही नहीं करनी है, उसमें मैं बता चुका हूँ, सिंड्रोम है, वर्णांता है, जैसे मैंने इसको सिंपल समझ लीजिए आप, कोई भी सिंड्रोम हो गया, ठीक है, वर्णांता हो गई, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया है, कुछ अनुवांशिक लक्षण भी होते हैं जैसे गंजापन है, विडोज पीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। तो सिंड्रोम, वर्णांता, हीमोफीलिया, ये सब किस में आएगा, जन्मजात में आएगा। उपार्जित दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो होता है उपार्जित में संक्रामक रोग होता है और एक हमारा होता है असंक्रामक रोग। एक होता है संक्रामक रोग और एक हमारा होता है असंक्रामक रोग। एक हमारा होता है कम्युनिकेबल और एक हमारा होता है नॉन कम्युनिकेबल। तो जो ऐसी बीमारियां हैं जो किसी दूसरे पर नहीं पहुंचेंगी हमारे शरीर के माध्यम से, वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं असंक्रामक। जैसे हमने कहा कैंसर है, हमने कहा कैंसर किसी को है उससे फैलेगा नहीं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, मधुमेह है। हमने कहा किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को हार्ट के मतलब हृदय संबंधी बीमारी है, हृदय संबंधी किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई मानसिक विकार है, कोई पागल है अगर मान लीजिए, तो क्या उसको देख के आप पागल हो जाओगे? कोई पागल है तो क्या उसको देख के आप पागल हो जाओगे? नहीं। लेकिन किसी को कोरोना अगर हुआ है और आप अगर उसके साथ में रहते हो तो आपको कोरोना हो जाएगा। किसी को HIV एड्स हुआ है और अगर आप उसके साथ लैंगिक संबंध बनाते हो तो आपको HIV हो जाएगा। किसी को जुकाम हुआ है, आप उसके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जुकाम आपको भी हो जाएगा। तो ऐसे रोग जो फैलते हैं। अब संक्रामक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष संक्रामक, एक कौन सा होता है, एक होता है प्रत्यक्ष संक्रामक और एक हमारा होता है अप्रत्यक्ष संक्रामक। जैसे मलेरिया है, वो कैसा होता है, दूसरे मच्छर के माध्यम से होता है, तो वो अप्रत्यक्ष संक्रामक है। लेकिन प्रत्यक्ष संक्रामक रोग कौन सा होता है बताइए? प्रत्यक्ष कौन सा होता है जो तुरंत हो जाए, जैसे जुकाम है, कोरोना है, ये सब प्रत्यक्ष संक्रामक रोग हैं। अब बताइए आप, अब इसमें बताइए कि निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है, हैं? तो अब आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन गया होगा इतना पढ़ाने के बाद। इतना पढ़ाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए, अब आपके पास सामने आंसर लिखा हुआ है, अब आप सीधे आंसर बताएंगे, सर जो कैंसर है ये हमारा एक असंक्रामक रोग है, ठीक है। पीलिया भी इन्फेक्शन से होता है, मलेरिया भी इन्फेक्शन से होता है, हैजा भी इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। इससे होता है, इन्फेक्शन से होता है। तो हमारे पास आंसर सही क्या हो गया? कैंसर। तो कैंसर हमारा एक संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर हमारा संक्रामक रोग बेटा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए, ये क्वेश्चन आपका बॉटनी से आ गया है, एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। चलिए भाई, ये क्वेश्चन बॉटनी से आ गया है आपका, इसको बताइए। बताइए, निभाग पाया जाता है, सोचिए दिमाग में एक मिनट के लिए, निभाग पाया जाता है। तो निभाग पता है क्या होता है? पहली बात तो निभाग है क्या, ये समझो। पहली बात तो निभाग है क्या चीज भैया? निभाग है क्या? तो निभाग बीजांड का एक भाग होता है। किसका भाग होता है? बीजांड। निभाग क्या है? बीजांड का एक भाग है, ओव्यूल का एक भाग है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? निभाग को क्या बोलते हैं? इसको चलाजा बोलते हैं, चलाजा। निभाग को क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। ये बीजांड इस तरीके से होता है, इस तरीके से देखिए, ये बीजांड है, ये है बीजांड। तो ये आप पर ऐसे इस तरीके से बीजांड आपने बना देखा होगा, ठीक है, ये बीजांड है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम चलाजा कहते हैं। हाँ, इसको चलाजा कहते हैं, इसी को निभाग कहते हैं, इसको हम निभाग कहते हैं। बात समझ में आई? तो आप समझ में आ गया होगा कि निभाग कहाँ पाया जाता है? सर बीजांड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो परागकण गलत हो गया, भ्रूणपोष गलत हो गया, बीजांड में पाया जाता है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा?
कि जो निभाग है वो कहाँ पाया जाता है, वो बीजांड में पाया जाता है। क्लियर। चलाजा कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल में पाया जाता है। ज़्यादा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम यहीं खत्म करके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए बच्चे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वन लाइनर है, इसको पढ़िए। देखिए, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, आप सभी ने पढ़ा होगा, होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। मृदा में उपस्थित, मृदा में मतलब हमने कहा कि आपने अगर एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आपने इतना सॉइल सैंपल भर लिया है, आपने इस टेस्ट ट्यूब में इतना सॉइल सैंपल भर लिया है, आपके पास ये सॉइल का एक सैंपल है और इस सॉइल के सैंपल में जितना भी परसेंटेज वाटर होगा, उस सभी वाटर की जो क्वांटिटी होगी उसको होलार्ड कहेंगे। मतलब किसी भी मृदा के नमूने में, किसी भी मिट्टी के नमूने में जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। मृदा के, हमने आपसे कहा कि आपने 1 किलो मिट्टी को कहीं से भी खोद लिया, हमने कहा आपने अपने पड़ोस के प्लाट से 1 किलो मिट्टी को ले आए और आप अपने गांव के खेत से 1 किलो मिट्टी को ले आए और दोनों में आपने जल का परीक्षण किया, तो जो जल की क्षमता है मृदा की, मृदा जितना जल धारण रखती है, मृदा के सैंपल में जितना भी जल पाया जाता है उसको होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको होलार्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया ये। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये आ गया है, ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहा है मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये आपकी स्पर्मेटोगोनियम सेल है और ये आपकी ओगोनियम सेल है। ये भी 2n होती है और ये भी 2n होती है। ठीक है, ये कौन सी सेल है? ये स्पर्मेटो, ये आपकी स्पर्मेटो, आर हमने बीच में बना दिया है, स्पर्मेटोगोनियम सेल है। ये स्पर्मेटोगोनियम सेल है और ये ओगोनियम सेल है। ये कौन सी है? ये ओगोनियम सेल है। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल और ओगोनियम सेल में क्या होता है आपको पता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 शुक्राणु बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 शुक्राणु बनते हैं। इससे 4 शुक्राणु बनेंगे। क्लियर? 1, 2, 3 और 4। तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि एक ओगोनियम सेल से क्या होता है कि एक अंडाणु बनता है, एक ओवम बनता है और बाकी 3 क्या बन जाती हैं? बताइए। बाकी 3 बन जाती हैं पोलर बॉडी। बाकी 3 क्या बन जाती हैं? पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। और ये कोई काम नहीं आती हैं। ठीक है, काम केवल क्या आता है? काम केवल आता है अंडाणु। काम केवल क्या आता है? अंडाणु। तो देखो भाई, ओगोनियम सेल से एक ओवम बनता है। तो अगर हमने कहा, कोई अगर आपसे कह दे कि 100 ओगोनियम सेल से कितने ओवम बनेंगे, तो भैया 100 ओवम बनेंगे। बात समझना। और अगर आपसे कह दे कि 100 स्पर्मेटोगोनियम सेल से, सारे बच्चों एक साथ बताना, आप लोग बताइएगा कि 100 स्पर्मेटोगोनियम सेल से, एक साथ बोलिएगा, देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया, कि 100 स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितने शुक्राणु बनेंगे? कितने बनेंगे? 400 बनेंगे भाई। तो जब 100 ओगोनियम सेल से 100 ओवम बन रहे हैं और 100 स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितने बन रहे हैं? बोलो। हाँ, 400 शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। तो रेशियो कितना आएगा? तो शुक्राणु का मतलब हो गया 4 और अंडाणु से कितना? 1। तो आंसर क्या आएगा? 4:1। तो इसका आंसर क्या ठीक हो जाएगा? बताइए, 4:1। क्लियर हो गया? बताइए, क्या कभी आप भूलेंगे? एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि एक ओगोनियम सेल से क्या होगा? एक ओवम बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पर्मेटोगोनियम सेल 4 स्पर्म को फॉर्म करती है और एक ओगोनिया सेल क्या करती है? एक ही ओवम को बनाती है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ओगोनियम सेल से एक ओवम बनता है। तो ईच ओगोनियम सेल प्रोड्यूस ईच ओवम या सिंगल ओवम एंड एवरी स्पर्मेटोगोनियम सेल प्रोड्यूस 4 स्पर्म। क्लियर? चलिए, इसका स्नैप ले लीजिएगा, रफ करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए बच्चे, बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे लिख जरूर लीजिएगा। बताइए बेटा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है? सर ये क्या होता है? तो बेटा इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। काम क्या होता है? तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मतलब जीन को तोड़ने और जीन को जोड़ने में हमें इस एंजाइम का काम लेना पड़ता है, मतलब बायोटेक में इसका यूज करते हैं। इस एंजाइम का यूज कहाँ करने वाले हैं भैया? बायोटेक्नोलॉजी में। कहाँ करने वाले हैं? बायोटेक में इसका यूज करते हैं हम। तो कौन सा है? तो एक बात समझ लेना, हिंड सेकेंड सबसे पहला खोजा गया, सबसे पहला खोजा गया, सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसे कहते हैं? हिंड सेकेंड को सबसे पहला खोजा गया। इस दुनिया में सबसे पहली बार जिस एंडोन्यूक्लियस की खोज हुई थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, उसका नाम क्या है? हिंड सेकेंड है। और ये कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया वगैरह से हमको ये प्राप्त होते हैं। क्लियर? करते क्या हैं? ये डीएनए को विशेष भाग से काटने का काम करते हैं। डीएनए अलग अलग भाग से काटने के लिए अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो खोज हुई थी वो कौन सी थी बेटा? हमारी वो हिंड सेकेंड थी। क्लियर? चलिए रख करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बच्चे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। हर्षे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया था? हर्षे और चेज ने, तो एक बात समझ लीजिएगा, हर्षे और चेज ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था? हर्षे और चेज ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था? तो पहले क्या होता था? पहले किसी को यह पता नहीं था कि आनुवांशिक पदार्थ वास्तव में क्या है, विरोध चलता था। आनुवांशिक पदार्थ पता ही नहीं था लोगों को कि वास्तव में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है। यही नहीं पता था लोगों को कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। बहुत से लोग मानते थे कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है और बहुत से वैज्ञानिक मानते थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। मेरी बात समझते आइएगा, पहले यही नहीं किसी को क्लियर था कि वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है कौन, प्रोटीन है कि डीएनए है, प्रोटीन है या डीएनए है। लेकिन बाद में क्या हुआ? ग्रिफिथ ने भी प्रयोग किया, एक वैज्ञानिक थे, ग्रिफिथ प्रयोग था, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था। ग्रिफिथ के प्रयोग को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ग्रिफिथ के प्रयोग को क्या बोलते हैं? इसको, इनके प्रयोग को रूपांतरण का प्रयोग कहते हैं। इन्होंने भी अपना प्रयोग इसी लिए किया था कि आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने का प्रयास करना चाहते थे ये। लेकिन बाद में क्या हुआ, बात समझते जाइएगा, बाद में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या था बताइए? हर्षे और चेज। क्या नाम था उनका? हर्षे और चेज। तो हर्षे और चेज ने क्या किया बेटा? हर्षे और चेज ने क्या किया? हर्षे और चेज ने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है इसकी डिस्कवरी की, और किसकी सहायता से की? तो हर्षे और चेज ने अपने प्रयोग में क्या किया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया, ठीक है, और इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग किया, ठीक है। इस तरीके से आप कभी डायग्राम देखते होंगे, बुक में बना होगा, इस तरीके से आप डायग्राम देखिए, बुक में बना होगा इस तरीके का डायग्राम। तो ये होता है हमारा बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज, और ये पता है ये बैक्टीरिया गंगा जल के पानी में पाए जाते हैं। यही वो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है? यही गंगा जल के पानी में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसीलिए गंगा जी के पानी में हमें जल्दी से शुद्धता ज्यादा दिखाई पड़ती है। क्लियर? तो ये बैक्टीरियोफेज का इन्होंने प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया था? हर्षे और चेज ने। देखिए इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि ये डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, किसने सिद्ध किया था? हर्षे और चेज ने। लेकिन अगर ये पूछ देता है कभी कोई आपसे कि हर्षे और चेज ने किसके साथ ही प्रयोग किया था? बैक्टीरिया के साथ किया था
कवक के साथ किया था कि बैक्टीरियोफेज के साथ किया था, या बताइए किसी अन्य जीव के साथ किया था? तो अब आपको पता होगा कि सर बैक्टीरियोफेज को लिया था और इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस को लिया था। इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस को इन्होंने यूज किया था अपने प्रयोग को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? पहली बात समझिए कि जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, अगर हमको अपनी इस धरती पर बायोडायवर्सिटी को बनाए रखना है, अगर हमको इस धरती पर बायोडायवर्सिटी को सेव करना है, तो उसके लिए हमको जीवों को बचाना पड़ेगा। और जीवों को संरक्षण करने के लिए सरकार ने, पता है आपको, मैं बता रहा हूं, सरकार ने भी 1972 में एक एक्ट लागू किया था। उस एक्ट का नाम क्या है पता है? वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट किसने लागू किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था, जिससे जीवों को बचाया जा सके। 1972 में एक्ट आया था जीवों को बचाने का। ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया था कि जीवों को किसी भी तरीके से बचाया जा सकता है, कृत्रिम तरीके से आवास बनाकर या उनके प्राकृतिक स्थानों में रखकर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। देखिए बेटा, बात समझिएगा। प्राकृतिक वास स्थान, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप अपने घर पे बैठकर पढ़ रहे हो तो वो आपका अपना खुद का घर है, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रूम लेकर पढ़ते हो तो वो आपका घर नहीं है। उसी तरीके से क्या होता है कि कोई हमने कहा वाइल्ड एनिमल है, कोई वाइल्ड आपका एनिमल है, उस वाइल्ड एनिमल को आप उसके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करो, मतलब आप उसके प्राकृतिक वास स्थान में उसको सुरक्षित रखो। जैसे अगर शेर जंगल में रहता है, जैसे मैंने कहा कि शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, तो जंगल में रखकर उसको बचाया जाए तो वो उसका क्या हो गया? वो उसका प्राकृतिक संरक्षण हो गया। और अगर उस शेर को जंगल से बाहर ले आओ और उसको कहाँ रखें हम? उसको हम चिड़ियाघर में रखें, तो क्या चिड़ियाघर जंगल है? नहीं, जंगल नहीं है, लेकिन सर चिड़ियाघर में भी शेर क्या रहेगा? सुरक्षित बना रहेगा। तो इस तरीके से शेर कहाँ आ गया? अपने प्राकृतिक स्थान से बाहर आ गया। तो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो यहां पर होना चाहिए स्वस्थाने। क्या बोलते हैं इसको? देखो क्या कह रहा है, ये होगा बहिस्थाने, ये लिखा है स्वस्थाने। हाँ, तो देखो अगर किसी एनिमल को उसके जंगल में या वो जहां पाया जाता है वहीं पर उसको सुरक्षित रखा जाए, तो इस प्रकार का संरक्षण बच्चों क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वस्थाने संरक्षण। लेकिन अगर किसी, जैसे हमने कहा मछली कहाँ पाई जाती है, मछली कहाँ पाई जाती है? ये हमारी रिवर में पाई जाती है। ठीक है, और अगर तुम इस मछली को कहाँ ले आओ? तुम इस मछली को अपने घर के एक्वेरियम में ले आओ। तुमने अपने डाइनिंग टेबल में, अपने डाइनिंग हॉल में क्या लगा रखा है? एक्वेरियम लगा रखा है, और तुमने इस मछली को उस एक्वेरियम में बंद कर दिया, तो बची तो वहां पर भी रहेगी वो, लेकिन वो अपने नेचुरल प्लेस में नहीं रही। अब वो एक मैन मेड जगह पर आ गई है, तो वो हो गया बहिस्थाने। क्या हो गया? वो हो गया बहिस्थाने। उसे बोलते हैं एक्स-सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्स-सीटू। और अगर उस मछली को रिवर में ही तुम सेव रखोगे तो वो हो जाएगा इन-सीटू। क्या हो जाएगा वो? इन-सीटू। तो इन-सीटू को बेटा बोलते हैं स्वस्थाने संरक्षण। तो प्राकृतिक वास स्थान में किसी को तुम रखोगे तो वो क्या कहलाएगा? स्वस्थाने कहलाएगा, इन-सीटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा इन-सीटू। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, पीसीआर की खोज किसने की? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पीसीआर की खोज किसने की? बताइए, पीसीआर की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। किसने खोज की थी इसकी? हाँ, इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पीसीआर का प्रयोग करके हम जीन की कॉपी बनाते हैं। तो पीसीआर का यूज कब करते हैं? तो पीसीआर का यूज करते हैं किसके लिए? जीन की कॉपी बनाने के लिए। जीन की
कॉपी करने के लिए। तो जब भी हम किसी जीन को कॉपी करना चाहते हैं, बहुत सारे जीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीसीआर का उपयोग करना पड़ता है। और पीसीआर की खोज किसने की थी, कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी, कैरी मुलिस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, बताइए। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। आपको पता है कि जो दलहनी पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं बच्चे, जो दलहनी पौधे हमारे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। जो दलहनी पौधे हमारे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं इस तरीके से। और जो ये नोड होते हैं, जो गांठें होती हैं, इन गांठों में एक सहजीवी, इन गांठों में एक सहजीवी जीवाणु रहता है। इन गांठों में एक सहजीवी जीवाणु रहता है। इस सहजीवी जीवाणु का नाम क्या होता है, राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, इसका नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम क्यों पड़ा भैया, लेग्यूम होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली नाम सुना है। ठीक है, इसी वजह से नाम इसका लेग्यूमिनोसेरम पड़ गया। और राइजोबियम करता क्या है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। क्लियर, करता क्या है ये राइजोबियम, क्या करता है, वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को, क्योंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन क्या होता है, कोई उपयोगी नहीं होता, नाइट्रेट की फॉर्म में वो लेते हैं। तो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट करके पौधे को प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया, रफ कर रहे हैं इसको, आप देख लीजिएगा। गांठें पाई जाती हैं जड़ों में, इसीलिए कहा जाता है फसल चक्र। सुना होगा आपने नाम फसल चक्र का। फसल चक्र को क्यों करते हैं कि हमेशा यही नहीं कि किसी भी खेत में आप गेहूं उगा रहे हो, कभी गेहूं उगाइए, उसके बाद दालें उगाइए, फिर गेहूं उगाइए, ताकि दाल जब आप एक बार लगाओगे तो वहां मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी हो गई है उसे कौन पूरा कर देगा, आकर के राइजोबियम पूरा कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए फसल चक्र को लागू करना चाहिए। अब बात समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर, रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे, नहीं लेकिन बताना पड़ेगा हमको। इसमें कई चीजें पढ़ने वाली हैं, इसमें कई चीजें बेटा पढ़ने वाली हैं। केवल हम उसका जनक बता करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कुछ चीजें और आपको बताएंगे। देखिए बेटा, समझिए। ह्यूगो डी वरीज, ग्रेगर जॉन मेंडल, कार्ल कॉरेंस और एरिक वान शेरमार्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, आपको पता है सर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ये सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा क्या ये 3 नाम लिखे इनमें बता सकते हो? इसके अलावा ये जो 3 नाम लिखे हुए हैं, क्या आप इसमें बता सकते हो कि कौन किसका, किसने किसकी खोज की थी? देखिए जरा, मैं बताऊंगा। ह्यूगो डी वरीज ने यहाँ पर किसकी खोज की थी? उत्परिवर्तन की खोज की थी। उत्परिवर्तन को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूटेशन की खोज की थी। और कहाँ की थी? एक खरपतवार था, एक खरपतवार, वीड्स प्लांट, उसका नाम क्या था? संध्या प्रिमरोज। उसका नाम क्या था? संध्या प्रिमरोज। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? आइनोथोरा लैमार्काइना। आइनोथोरा लैमार्काइना, इस पर उन्होंने खोज की थी। क्लियर, किसने खोज की थी? ह्यूगो डी वरीज ने। अगला सुनो, कार्ल कॉरेंस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी भैया? अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी? बताइए, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? तो आप बताओगे सर कार्ल कॉरेंस ने इसकी खोज की थी और मेंडल का विरोध किया था। और किस पर प्रयोग किया था? तो इनका पौधा था मिराबिलिस जलापा। मिराबिलस जलापा, इसको और जानते हो क्या बोलते हैं? इसको गुलाबांस का पौधा कहते हैं। गुलाबांस, बात समझ में आई? इसको गुलाबांस कहते हैं। गुलाबांस, काट दो इसको, यहाँ लगा लो अंकी बिंदी। इसको गुलाबांस का पौधा भी कहते हैं और इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। किसने खोज की थी? कार्ल कॉरेंस ने खोज की थी। अगला है एरिन वान शेरमैक। शेरमैक कौन है? शेरमैक वही वैज्ञानिक हैं
देखो 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कारेंस, सेरमैक और ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा खोज करने में हेल्प की थी। इन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा खोज करने में हेल्प की थी। 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कारेंस, सेरमैक और ह्यूगो डिवरीज। इन तीनों ने मिलकर के मेंडल की मृत्यु के पश्चात मेंडल के नियमों को दोबारा से रिसर्च किया और उनको नोबेल पुरस्कार दिलवाया। मेंडल के मरने के 20 साल के बाद मेंडल को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आज के ज़माने के साइंटिस्ट अगर होते तो वो कहते ये मेरी ही खोज है, लेकिन उस टाइम के लोगों ने क्या किया, दोबारा रिसर्च की और ये साबित किया कि मेंडल ने ये प्रयोग किए और उन्होंने ये नियम खोजे। तो ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कारेंस और एरिन वान सेरमैक, ये 3 वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोबारा से मेंडल के नियमों की रिसर्च करके उनको इस समाज में, इस विश्व में एक नई पहचान दिलाई। और आज इन्हीं के प्रयासों से ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कारेंस और एरिन वान सेरमैक के प्रयासों से क्या हुआ है, मेंडल आज आनुवंशिकता के पिता कहलाते हैं। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस 5 प्रश्न और बचे हुए हैं और पढ़ लीजिए। प्रश्न इस तरह पढ़िए कि हमेशा काम आए आपके। कभी भी आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए देखिए, वंशागति की इकाई क्या है? आपको पता है आनुवंशिकता की इकाई। सुनिए, आनुवंशिकता की इकाई जीन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन को। गुणसूत्र नहीं है। बहुत से बच्चे गुणसूत्र और जीन में कंफ्यूज होंगे। गुणसूत्र भैया गुणसूत्र केवल जीन को क्या करता है, अगली पीढ़ी में पहुंचाता है बच्चों। हाँ, अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो गुणसूत्र का काम क्या है कि जीन को, गुणसूत्र केवल जीन को, किसको? जीन को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है? गाल्जिकाय अलग, ये गाल्जिकाय कोशिका का एक अंग है और गाल्जिकाय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। गाल्जिकाय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक पुलिस। ध्यान रखिएगा। जीन प्रारूप क्या होता है? इसको बेटा बोलते हैं जीनोटाइप। आपने नाम सुना होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो वही है। और जीन जानते हो, ये आनुवंशिकता की इकाई है। जीन क्या है वास्तव में? जीन ही है आनुवंशिकता की इकाई। यही है वो चीज जो आनुवंशिकता की क्या है? इकाई है। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, अच्छा, जीन नाम किसने दिया था? जीन नाम किसने दिया बताइए? जॉनसन ने जीन नाम दिया था। और मेंडल ने क्या कहा था जीन को? मेंडल ने जीन को कारक कहा था। कहीं नोट कर लीजिएगा, कारक कहा था। मेंडल को जीन नहीं पता था, मेंडल ने इसको कारक कहा था। कारक, मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक कहा था, कारक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है। चलिए, मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? एक बात समझ लेना, पहले बात तो ये समझिए सर, ये समयुग्मजी क्या होता है? समयुग्मजी और विषम युग्मजी ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी लक्षण को प्रकट करने वाला जीन जोड़ा, किसी भी लक्षण को प्रकट करने वाला जीन जोड़ा जब क्या हो? जब समान अवस्था में पाया जाए। किसी भी लक्षण को प्रकट करने वाला जीन जोड़ा जब समान अवस्था में पाया जाए, उस स्टेज को बेटा बोलते हैं समयुग्मजी। उसे बोलते हैं होमोजाइगस। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं होमोजाइगस। और ये आपका हो गया हेटेरोजाइगस। अब आप इसकी परिभाषा खुद बना सकते हैं कि किसी भी लक्षण को प्रकट करने वाला जीन जोड़ा जब किसमें हो? जब इसमें जीन जोड़ा असमान अवस्था में हो तो उसे बोलते हैं विषम युग्मजी। और सुनिएगा, समयुग्मजी अवस्था हमेशा कैसी होती है? ये अवस्था हमेशा शुद्ध होती है। ये अवस्था हमेशा कैसी होती है? शुद्ध होती है। जैसे कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी हो गया। ये देखो, कैपिटल टी भी शुद्ध है, स्मॉल टी भी शुद्ध है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। अब आपको पता है, इतना बात समझ में आई कि नहीं? देखिए जरा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी भी लक्षण को प्रकट करने वाला जीन जोड़ा जब समान अवस्था में होता है उसको बोलते हैं समयुग्मजी अवस्था।
और किसी भी लक्षण को प्रकट करने वाला जीन जोड़ा जब असमान अवस्था में होता है उसे बोलते हैं विषम युग्मजीय अवस्था। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं विषम युग्मजीय अवस्था। चलिए अब देखिएगा क्या कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मेंडल के एक गुण संस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीय होती है। तो मतलब देखिए प्रभावता का नियम देखिएगा आप, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएंगे। देखो भाई ये भी समयुग्मजीय है, ये भी समयुग्मजीय है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। और प्योर हमेशा कौन होता है? प्योर हमेशा होता है समयुग्मजीय, होमोजाइगस होता है। और जब इसका क्रॉस कराएंगे तो देखिए भैया क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है। और ये कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी प्रथम पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? ये प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है। और ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है, ये हमारी पीजी है। पीजी समझते हो? पीजी क्लास नहीं, पीजी मतलब पेरेंटल जनरेशन। और ये कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन है ये हमारी। और F1 कैसी आई है? अशुद्ध आई है। तो ये दोनों कैसी थी? होमोजाइगस थी। और ये कैसी है? हेट्रोजाइगस है। तो क्या बताओगे इसका आंसर? प्रथम संतानीय पीढ़ी। कौन सी हो जाएगी? प्रथम संतानीय पीढ़ी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोलो भैया, प्रथम संतानीय पीढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। जनक पीढ़ी होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। चलिए अब बस 4 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बताएंगे ही नहीं। इसमें कुछ चीजें बताने लायक हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा। देखिए बेटा, कह रहा है सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। पहली बात तो सामाजिक का मतलब क्या होता है? सामाजिक बहुरूपी कीट क्या होता है? तो आपको पता है कि मधुमक्खी हमारी सामाजिक कीट होती है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी कॉलोनी बनाकर रहती है। मधुमक्खी कॉलोनी बनाकर रहती है। मधुमक्खी कॉलोनी बनाकर रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मधुमक्खी कॉलोनी बनाकर रहती है तो वो सामाजिक हो गई, ऐसा नहीं है। मधुमक्खी बहुरूपी कीट भी है देखा जाए तो। बहुरूपी कीट का मतलब समझते हो क्या होता है? बहुरूपी कीट का मतलब होता है ऐसे कीट जिसमें एक से अधिक प्रकार के सदस्य पाए जाएं। चींटी बहुरूपी कीट होती है, दीमक भी बहुरूपी कीट है। लेकिन चींटी, दीमक, मधुमक्खी, देखिए बहुरूपी कीट में तीनों आ जाएंगे। चींटी भी आ जाएगी, बहुरूपी कीट में दीमक भी आ जाएगी, और इसमें हमारी मधुमक्खी भी आ जाएगी। लेकिन सामाजिक कीट अगर बात करेगा तो सामाजिक में चींटी नहीं आएगी, दीमक नहीं आएगी, केवल मधुमक्खी आएगी। सामाजिक में केवल कौन आएगा? मधुमक्खी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भैया मधुमक्खी में 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, 3 प्रकार के मेंबर होते हैं उसकी कॉलोनी में। एक होता है रानी मधुमक्खी, एक होता है ड्रोन, और कुछ होते हैं श्रमिक मधुमक्खियां। देखिए ऐसी मधुमक्खियां जो आपको फूलों के पास उड़ती दिखाई पड़ती हैं, ऐसी मधुमक्खियां जो आपको फूलों के पास उड़ती दिखाई पड़ रही हैं, ये मधुमक्खियां, ये सदैव कौन सी होती हैं? ये सब वर्कर होती हैं, श्रमिक होती हैं। कभी भी तुमको कोई एनसीईआरटी घुमा के क्वेश्चन दे कि वो कौन सी मधुमक्खियां हैं जो फूलों के पास घूमती दिखाई पड़ती हैं, वो सारी कौन सी होती है? श्रमिक होती हैं। क्लियर? जब कभी मधुमक्खी पढ़ाऊंगा तो मधुमक्खी पर अलग लेक्चर लेके आऊंगा। अभी इतना समझिए कि मधुमक्खी में 3 प्रकार के मेंबर पाए जाते हैं, रानी है, ड्रोन और श्रमिक है। तो ठीक है, तो मधुमक्खी हमारी क्या हो गई? सामाजिक कीट हो गई, क्योंकि इसमें सभी का अपना अपना काम बटा होता है। जैसे हमारे घर में अपना काम बटा है कि पिताजी कमा कर लाएंगे, बच्चा मन से पढ़ेगा, लेकिन वो बच्चे काम करते नहीं है। ठीक है, माताजी खाना बनाएंगी। तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन ऐसे ही काम मधुमक्खियों में भी होता है कि वर्कर का काम क्या है? फूलों से रस लेकर के आएगा। रानी का काम क्या है? अंडे देगी। और ड्रोन का काम क्या है? रानी का निषेचन कराएगा। तो इसीलिए जो मधुमक्खी है उसको हम सामाजिक कीट के माध्यम से जानते हैं। चलिए, अच्छा अब हमें कुछ कॉकरोच के बारे में बताना था। मैं कुछ चीजें आपको कॉकरोच के बारे में बताना चाहता हूं। कॉकरोच को देखकर लड़कियां डर जाती हैं, ये वाला पॉइंट मत लिखिएगा, ये वाला पॉइंट लिखने लायक नहीं है। लड़कियां अगर वीडियो को देखें तो डरे नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, सामाजिक एवं बहुरूपी कीट क्या है? ये तो हो गया। हाँ, कॉकरोच के बारे में मैं बताना चाहता था। कॉकरोच क्या है? पहली बात तो कॉकरोच में नर छोटा होता है, नर छोटा होता है इसका, और इसकी मादा क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब फीमेल कॉकरोच इसमें क्या होती है? बड़ी होती है, और मेल कॉकरोच क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। और सुनिए, कॉकरोच में क्या होता है? मशरूम ग्रंथि पाई जाती है। मशरूम, वो वाला मशरूम नहीं जो खाते हो आप लोग। कॉकरोच में मशरूम ग्रंथि पाई जाती है।
और काकरोच में जो मशरूम ग्रंथि है ये मानव में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिका जैसा काम करती हैं, सर्टोली कोशिका जैसा काम करती हैं। क्यों भैया? तो जैसे आपको पता है कि जो सर्टोली कोशिका होती है, जो सर्टोली सेल होती है, वो शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देती हैं। ये स्पर्म है, इस स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? आप सभी को पता है कि डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? सर्टोली सेल प्रोवाइड कराती है। उसी तरीके से काकरोच में जो मशरूम ग्रंथि होती है वो भी विकसित होने वाले शुक्राणुओं को पोषण देती है। इसी तरीके से काकरोच में जो मशरूम ग्रंथि होती है वो विकसित होने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा काकरोच से मैंने क्या बताना चाहा है कि अगर कभी आपको दिखाई पड़ जाए कि मशरूम ग्रंथि किस में पाई जाती है, ऑप्शन 4 हो, तो आप क्या लगा के आओगे? काकरोच। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बहुत ही नॉर्मल सा है। शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कौन है? आपको पता है कि जो ईस्ट होता है ये हमारा एक कोशिकीय कवक है, ये हमारा एक कोशिकीय कवक है। और सुनो, ये शुगर से बहुत प्यार करता है, इसीलिए इसको हम शुगर फंजाई भी कहते हैं, शुगर फंजाई कहते हैं। आप कभी देखिए घर में हमारा गुड़ रखा होता है, घर में गुड़ रखा होता है और रखे रखे गुड़ में देखो सफेदी आ जाती है। जैसे गुड़ रखा है, घर पे गुड़ रखा है तो गुड़ में रखे रखे क्या आ जाती है? सफेदी आ जाती है। तो वो जो सफेदी आ जाती है ना, वो सफेदी कोई मिट्टी नहीं लग गई है, वो वास्तव में क्या है? ईस्ट आ जाता है, क्योंकि ईस्ट को शुगर बहुत पसंद है। जहां पर भी उसको शुगर मिलेगी वो वहां चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ईस्ट क्या है? शुगर फंजाई है। तो गुड़ में रखे रखे सफेदी लग जाती है, वो ईस्ट की वजह से होती है। और क्या होता है? ईस्ट क्या करता है? ईस्ट हमारा शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है, क्योंकि ईस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है, ईस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है जाइमेज एंजाइम। क्या नाम होता है? जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या करता है? ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला कौन है? यहाँ पर ईस्ट है। ऐसे और भी होते हैं, माइकोडर्मा एसिटी होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपका ईस्ट दिया हुआ है तो आप ईस्ट लगा कर आएंगे। चलिए अगला देखो, पेनिसिलियम क्या है? समझ लीजिए अगला भैया, पेनिसिलियम क्या है? बात समझिए, अगला कह रहा है कि पेनिसिलियम क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जब हमने इतना देर पढ़ा है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तो क्या समस्या हो जाएगी हैं? देखिए पेनिसिलियम क्या है? तो एक कवक है ये, और इस कवक से क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं, एंटीबायोटिक। और इसको किसने बनाया था? तो एंटीबायोटिक को सबसे पहले बनाया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। सबसे पहला कवक कौन सा है? पेनिसिलिन ही है, जिससे क्या बनाई गई थी? एंटीबायोटिक बनाई गई थी। ठीक है, अगला राइजोपस, इसको बेटा बोलते हैं ब्लैक फंजाई। हाँ, राइजोपस को क्या बोलते हैं? इसको ब्लैक फंजाई भी कहते हैं, ब्लैक फंजाई। राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्लैक फंजाई कहते हैं। हाँ, इसको ऐसा दिखाई पड़ता है इस तरीके से, ये राइजोपस किताब में बना देखा होगा आप लोगों ने। ये है राइजोपस, ये इसकी स्पोरेंजिया होती है, यहाँ स्पोर बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका राइजोपस हो गया। म्यूकर एक कवक है, ये भी क्या है? कवक है, ये भी कवक है, राइजोपस कवक है, ये भी कवक है, ईस्ट भी कवक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारी शुगर फंजाई है। मैंने क्या बताया? कहीं लिख लेना इसको चुपके से। ईस्ट क्या है? ईस्ट हमारी शुगर फंजाई है। कौन सी फंजाई है? शुगर फंजाई है। चलिए रफ करता हूं, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, अरे लीजिए ये देखिए, अब ये क्वेश्चन तो आउट हो गया, ये क्वेश्चन तो आउट हो गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसने भी मन से पढ़ रखा होगा इसका आंसर उसको आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है भैया? आपको पता होना चाहिए, बताइए, बोलिए बच्चों। क्या नाम है उसका? हाँ, जिसने पढ़ा है उसको क्लियर हो गया होगा। पेनिसिलिन।
सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। और किसने खोजा था? फ्लेमिंग ने। किसने खोजा था इसको? फ्लेमिंग ने। कौन थे फ्लेमिंग? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आज के सेशन का सबसे सरल क्वेश्चन यही था और सबसे कम समय वाला क्वेश्चन भी यही था। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये अर्ली। ये भी क्वेश्चन आउट है, ये भी क्वेश्चन आउट है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ चीजें इसमें नहीं बता देंगे। फिर भी कुछ चीजें आपको इसमें हम नहीं बता देंगे, क्योंकि इसका पहले हमको, मुझे लगता है मुझे हर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे हर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ना किया होता तो आज ये वाले क्वेश्चन आपको मैं फिर बताता, लेकिन वो आपको आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर तो पता ही हो गया आपको, किसने? फ्लेमिंग ने किया था। सर बीजमान ने क्या किया था? ध्यान देना। तो बीजमान ने क्या किया था? बीजमान ने लैमार्क का विरोध किया था। ध्यान देना, बीजमान ने क्या किया था? बीजमान ने लैमार्क का विरोध किया था। बीजमान ने क्या किया था? लैमार्क का विरोध किया था। और कैसे किया था? बीजमान ने चूहों की पूंछ को, हाँ, इन्होंने चूहों की पूंछ को क्या किया था? 21 पीढ़ी तक काटा था। काटते गए, काटते गए, हाँ, काटा था। इन्होंने चूहे की पूंछ को 21 पीढ़ी तक क्या किया था? काटा था बेटा, काटा था। बात समझ में आई? इन्होंने चूहा लिया था और उस चूहे की पूंछ को 21 पीढ़ी तक काटा। ठीक है, 21 पीढ़ी तक काटा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? कमेंट करके बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दोबारा कराए जाएं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो टीचर की होती है वो उसके छात्र होते हैं।